हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 14। इससे पहले ऑलरेडी हमने तेरा सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में चट्टानें पाई जाती हैं। सवाल है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में चट्टानें पाई जाती हैं। किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? प्री कैम्ब्रियन, चतुर्थ कल्प या प्रथम कल्प या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्री कैम्ब्रियन और चतुर्थ कल्प। ये दोनों तरह की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त में से अधिक का सही आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा 4th नंबर। देखेंगे कि आप बिहार में दो तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन और चतुर्थ कल्प का। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। वहाँ पर लगता है कि 200 से ऊपर स्टूडेंट ने भाग लिया था इसमें, जिसमें लगभग 70-80% के आसपास स्टूडेंट का रॉन्ग आंसर था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है कि बिहार का मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। ऑप्शन है टेथित सागर, गोंडवाना लैंड या कैमूर का पठार या उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका टेथित सागर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिहार का मैदानी भाग टेथित सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आसान सा सवाल है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। बिहार में सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर, संतपुर या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो बिहार की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? देखा था हमने अभी पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि बिहार की सबसे जो ऊंची पहाड़ी जो चोटी है वो कौन सी? सोमेश्वर है। और ये कहाँ पर है? ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? सवाल है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, विंध्याचल या छोटानागपुर की पहाड़ी या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमरकंटक। ठीक है, ये दक्षिण से ला करके गंगा में मिलने वाली है ना। देखेंगे ये मान लेते हैं गंगा है, जो कि बिहार को 2 भागों में विभाजित करती हैं। तो इधर से ला करके इधर ये इस सोन नदी से ला करके मिलती हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये अमरकंटक कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश से जगह है, एक जगह अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और वहाँ से निकलती हैं और जा करके गंगा में मिल जाती हैं। तो ये दक्षिण तरफ से मिलने वाली ये नदियाँ हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण नदी है ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती हैं? मतलब ये कह रहा है कि ये गंगा नदी है, तो गंगा का ये दक्षिण वाला इलाका, ये उत्तर का इलाका है और ये दक्षिण का इलाका हुआ। ठीक है, और इधर देखेंगे ये वाला एरिया जो इधर क्या है? पूरब है। इधर वाला ये पश्चिम है। इधर से भी क्या कहलाएगा? पश्चिम। और इधर ये क्या कहलाएगा? पूरब। तो इधर से जो ला करके मिल रही होंगी इससे दक्षिण का, और उधर वाला उत्तर ला के मिल रही होंगी ये उत्तर का। लेकिन ये सबसे जो फर्स्ट में आके के मिल रही होंगी उधर क्या कहलाएंगी? पश्चिम वाला। इधर ये जो मिल रहा है वो पूरब का नदी में कहला रहा होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे कौन सी नदी ला करके इस तरह से आके मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है कोसी, ठीक है, और तीसरा है पुनपुन। ऊपर इसमें कोई एक में से एक अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सी नदी नहीं है जो कि सबसे पश्चिम में जाकर गंगा से मिलती है। मिलती तो सिर्फ गंगा में ही है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो ऐसी नदी नहीं है जो सबसे पश्चिम में है। वो है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी जो है वो बिहार गंगा में जो मिलती है वो सबसे पश्चिमी से मिलती है, सबसे पश्चिम में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे देखेंगे ये जो घाघरा नदी दिख रहा है ये ला करके कहाँ मिल रही है, गंगा में मिल रही है दक्षिण ये उत्तर साइड से, लेकिन ये सबसे पश्चिम में मिल रही है, पश्चिम से सब ये है। और ये अगर देखेंगे महानंदा देखेंगे इधर सबसे ये पूरब में ला करके मिलती है, पूरब में, सबसे पूरब में, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। ये तो गंगा ही है जो बक्सर जिला से प्रवेश करती है, ठीक है, और इधर ये निकल जाती है। तो ध्यान रखना आपका, इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पश्चिम में ला करके गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है, घाघरा नदी है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में अधिकतर किस प्रकार की झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों जैसे कि बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है। बताना आपको कि बिहार में अधिकतर किस प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है, और जैसे प्रमुख नदियाँ जैसे कि बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी, महानंदा, तो इन नदियों के पथ परिवर्तन के कारण किस तरह का निर्माण हुआ है ये बताना है। गोखुर झील का, छलन झील का, या फिर चापाकल झील का, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों तरह का झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 2, 50 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है। बताना है आपको बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में, या दक्षिण पूर्वी भाग में, या फिर उत्तर पूर्वी भाग में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पे इसे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये किशनगंज वाला एरिया जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना। तो ये वाला उत्तर, अगर ये पूरब, तो उत्तर पूरब हो गया, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है, किशनगंज में भी होता है, ठीक है। जो ये नेपाल से भी बॉर्डर अपना सीमा लगता है, और इसका पश्चिम बंगाल से भी लगता है ये किशनगंज, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर पूरब से इसका आंसर है, ठीक है, उत्तर पूरा भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मई, जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवात का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे मई, जून और अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात को, वो जो है चक्रवात जो आती है वो पर भी उसका प्रभाव बिहार पर की जलवायु पर भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है। ऑप्शन है 9, 19, 29, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 19, ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली को 19 जोन में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 जो है ना कि जो वाटरवे 1 है ना, किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सादिया, धुबरी, या फिर गंगा नदी पर हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, या वेस्ट कोस्ट कैनाल कोटापुरम से कोलम तक, या फिर उपयुक्त से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो सादिया धुबरी के बीच में है, गंगा हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है, या फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल कोटापुरम से कोलम तक है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 जो है वो किस नदी पर है और किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गंगा, जो कि हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखेंगे ये क्या है, नेशनल बॉर्डर ये 1 है, ठीक है।
जबकि यहाँ पे देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र वाला जो है सादिया से लेकर जो धुबरी तक है, ये आपको NW2 मिल जाएगा आपको, ये NW2 है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये देखने को मिलेगा सादिया धुबरी कहाँ पे, आसाम में देखने को मिलता है, ये आसाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो वेस्ट कोस्ट कैनाल या नहर का है कोटापुरम से जो कोल्लम तक है, ठीक है, ये इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवे 3। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं। जो प्रमुख है NW1 जो कि गंगा के नदी पर है, गंगा नदी पर है, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच में है। और ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सादिया धुबरी है वो असम में, जो कि NH2 के नाम से है, NW2 के नाम से है। जबकि वेस्ट कोस्ट कैनाल आपको कोटापुरम से कोल्लम में, जो कि NW3 के नाम से है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्रमांक 1 पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गंगा नदी पर है और किन दो स्थानों के बीच में है, तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है। जबकि देखेंगे कि जो NW2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सादिया धुबरी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखेंगे आप कि भारत सरकार नौचालन और नौवाहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमन और विकास करने के लिए एक संस्था बनाई थी। उसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसका नाम था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016, अधिनियम 2016। इसे हम लोग शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं IWAI। ठीक है, 2016। तो इसका अगर पूर्ण विस्तार पूछ ले तो आप ये बताइएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016। ठीक है, और अगर इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है, IWAI का मुख्यालय कहाँ है, तो भी मैं बता देता हूँ, इसका मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ पे है, नोएडा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। देखिए, कोई ये जो क्वेश्चन है, ये क्लास 12th का जो बुक है ज्योग्राफी का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। तो 1911, 1927 या 1923। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1923। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले जो रेडियो प्रसारण कार्यक्रम शुरुआत हुआ था वो 1923 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे देखेंगे कि 1936 में, कितना, 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा, ठीक है, भारतीय प्रसारण सेवा जो था, इसका नाम बदल करके कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो। ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया, तो 1936 में रखा गया। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रसारण सेवा का नाम 1936 बदल के क्या कर दिया गया, तो ऑल इंडिया रेडियो AIR किया गया था। ठीक है, और एक और आया था ना बाद में फिर, विविध भारती सेवा, वो लॉन्च कब हुआ था, 1957 में। ठीक है, विविध भारती बहुत फेमस रहा था ये विविध भारती, ये 1957 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंदरगाह है, भूमि बंद बंदरगाह है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर हल्दिया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि जो विशाखापट्टनम है एक भूमि बंद बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए ये भूमि बंद बंदरगाह क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो
एक स्थिर ऐसा भूमि है ना, ये एक तरफ भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है जो कि ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से काटे गए चैनल द्वारा इसको समुद्र से जोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग भूमि बंद बंदरगाह कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सतलज, या उपरोक्त में से कोई एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज या उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यमुना नदी। देखेंगे कि भारत में ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण, या उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का जो कारक है वो है वायु प्रदूषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सवाल है, पुश और पुल कारक किसके लिए जिम्मेदार है? पुश और पुल जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है ना? प्रवासन, मलिन बस्तियाँ, वायु प्रदूषण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। पुल और पुश मतलब क्या होता है? पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना। यानी कि कह सकते हैं कि जो देखेंगे कि यहाँ पर मोटा मोटी कह सकते हैं कि कोई जनसंख्या यहाँ से उठ कर इधर जा रही है और यहाँ से उठ कर इधर आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल, है ना, और जो जा रहा है उसको कहेंगे पुश। ठीक है, तो ये संख्याएं जो है आगे पीछे उधर उधर हो रही, जो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किससे जिम्मेदार है? तो जाहिर सी बात है, अगर ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा है, पुश और पुल समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात इसका आंसर आप दे पाएंगे कि इसका क्या है, ये किसका कार्य कारक है? ये प्रवासन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड कभी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुश और पुल कारक किस लिए जिम्मेदार है? ये प्रवासन के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, वर्तमान में भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 12, 13 या 14? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 13। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि वर्तमान में भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? प्रमुख बंदरगाह हैं 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, उसमें से 12 जो है वो सरकार के अधीन संचालित हैं, जबकि एक जो है वो निगम कॉरपोरेट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, 13 हैं लेकिन 12 सरकार के द्वारा संचालित है, और जबकि एक जो है वो किसी कॉरपोरेट या निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए किस प्रमुख बंदरगाह को विकसित किया गया था? सवाल है, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए, बोझ को कम करने के लिए किस प्रमुख बंदरगाह को विकसित किया गया था? विशाखापट्टनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या मरगांव बंदरगाह? मरगांव बंदरगाह कहाँ पे है? ये है आपका गोवा में है। ठीक है, कांडला तो जानते हैं गुजरात में है, विशाखापट्टनम तो देखिए मैंने बताया है कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मुंबई बंदरगाह है उस पर दबाव को यानी कि बोझ को कम करने के लिए किस प्रमुख बंदरगाह को विकसित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, यानी कि मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। ठीक है, और ये देखेंगे जो कांडला बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सरकार किस नदी को साफ करने के लिए 1665 करोड़ रुपये का एक योजना चला रही है? सवाल है कि सरकार किस नदी को साफ करने के लिए 1665 करोड़ रुपये की एक योजना चला रही है? गंगा, यमुना या फिर कोसी, या उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी यमुना नदी। क्योंकि हम देखे हमने अभी देखा हमने ऊपर में क्वेश्चन में कि यमुना नदी क्या है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो इसको साफ़ करने के लिए 1665 करोड़ रुपये की योजना चलाई जा रही है। ये किस नदी के लिए है? ये यमुना नदी के लिए है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसमें, किस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है यमुना कार्य योजना। यमुना कार्य योजना। ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? यमुना कार्य योजना है। ठीक है,
तो 1665 करोड़ की लागत से इसे साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, वैसे यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री तो गंगा का है, यमुनोत्री। क्या हो जाएगा? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में देखेंगे कहाँ पे है? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से ये नदी निकलती हैं और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो लगभग कितना है? 1370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ याद रख सकते हैं और भी कि यमुना नदी के किनारे बसे शहर का भी नाम कभी पूछ लिया जाता है, तो भी याद रखें, जैसे कि आगरा, मथुरा, ठीक है, दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली। ठीक है, तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट बड़े बड़े शहर हैं जो गंगा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन है डेल्टा, रेगिस्तान, या फिर हिमनद मोड़, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या उनसे कोई नहीं होगा। जिसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बार मैंने बता रखा है इसको, हमको लगता है मैंने इस क्वेश्चन को तीसरी बार लिया है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही मिलान है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखा है समताप मंडल के बारे में कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। कि समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन गैस की परत लेयर होती है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद फिर है मध्य मंडल के बारे में क्या लिखा गया है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो यह भी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है कि मध्य मंडल में ही अंतरिक्ष से जो भी प्रवेश करते हैं उल्का पिंड वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। ये भी पॉइंट सही है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो देखेंगे आप कि वायुमंडल में ही आयन मंडल का उसी का एक भाग है ये। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है यहाँ पे, यानी कि चारों का चारों पॉइंट सही मिलान है। तो कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चारों का डिफिनेशन लगभग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको देख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए गहरे क्षेत्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे विवरित खनन, उत्खनन, कुप्की खनन। तो इससे क्या इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त से अधिक होगा ना, इससे कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, उपयुक्त से कोई नहीं। देखेंगे जब अधिक गहराई में स्थित खनिजों के निक्षेपों तक पहुँचने के लिए गहरे क्षेत्र जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रवेधन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? प्रवेधन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रवेधन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है प्रवेधन होना चाहिए। नेक्स्ट है 24 नंबर। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, या संभाव संसाधन का, या उपयुक्त से अधिक होगा, इनमें कोई नहीं होगा। देखिएगा यदि आपको वास्तविक संसाधन क्या है, निक्षेप संसाधन क्या है, संभाव संसाधन क्या है, अगर इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो क्लास 10 का जो मैं थ्योरी क्लास लिया हूँ, मैं अभी चैप्टर 3 या 4 तक मैंने कंप्लीट किया, वहाँ कवर किया है। तो वहाँ पर जो थ्योरी वाला पार्ट है उस सेक्शन में जाकर देखें, वहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत कुछ समझने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संभाव संसाधन। क्या हो जाएगा? संभाव संसाधन। यूरेनियम का जो लद्दाख में पाया गया है वो संभाव संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्या है। गर्म जल को झरने खाली स्थान से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। उपयुक्त में से अधिक हो गया, उनसे कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, गर्म जल के झरने से भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से करना है आपको। पहला ऑप्शन है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, या फिर इस प्रकार की कृषि भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने परिवार के साथ लगा रहता है,
या फिर इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, यह उपयुक्त से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताना है आपको रोपण कृषि के बारे में। किसके बारे में? रोपण कृषि के बारे में बताना है। इसका डिफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ अर्थात कर सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर 2, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा होता है, इसको गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, तो रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि रोपण कृषि जो कहते हैं उसका जो डिफिनेशन है वो ये होता है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्रों में की जाती है, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में जहाँ पर की जाती है ना कृषि, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। और ये कॉमर्शियल जो होता है, कॉमर्शियल टाइप का होता है ये रोपण कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 27 नंबर है, मोनाको पर्वत जो हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित परिमंडल में किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं है। बताना है आपको कि निम्नलिखित परिमंडल में किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल या फिर जीवमंडल या फिर स्थल मंडल? बताना है आपको कि निम्नलिखित परिमंडल में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्थल मंडल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? स्थल मंडल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सवाल है कि जो भारत का जो दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहिर्भेरी आग्नेय शैल या अवसादी शैल या फिर अंतर्भेरी आग्नेय शैल या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बहिर्भेदी आग्नेय शैल क्या हो जाएगा? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, जरा जान लेते हैं कि बहिर्भेदी और अंतर्भेदी आग्नेय शैल होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अगर ये सरफेस है, भूमि का सरफेस है, ठीक है, तो जब यहाँ पे लावा जब अंदर में गर्म होकर के जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के क्रम में जो बाहर निकल करके जो पर्वतों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये लावा बाहर निकलते बाहर नहीं निकले और ज़मीन के अंदर ही ये ठंडा हो जाए और अंदर में ही जम जाए, तो इसे ऐसे शैलों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जब बाहर निकल जाता है, जब बाहर पर्वत बना लेता है निकल करके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। लेकिन अंदर में ही ज़मीन के अंदर ही वो ठंडा हो जाए और वहीं पे वो निर्माण कर ले शैल का, वो चट्टान की तरह, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। जबकि अवसादी शैल क्या है? तो देखेंगे जब परत दर परत जब जमा होता जाता है, ठीक है, ये दबाव की वजह से समय के साथ ये जब चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। और अवसादी शैल में देखेंगे कि जीवों के अवशेष इसमें देखने को मिलेंगे, अवशेष पाए जाते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको जीवाश्म भी इसमें कह देते हैं कि जीवाश्म का शैल है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मैदान, घाटी या फिर पठार, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। पठार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।